वीमेन की सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज वो है उनके नाम पे ज़मीन नहीं है। वीमेन फार्मर्स के नाम पे पहले तो उनका ज़मीन होना चाहिए। बहुत स्कीम्स ऐसी हैं हमारी गवर्नमेंट की जो लेडी फार्मर्स को आगे लाना चाहती हैं। फिक्स कोटा लेडीज़ के लिए है, वीमेन फार्मर्स के लिए है। ऑल द राउंड ईयर मशरूम कल्टिवेशन, कमर्शियल फ्लोरिकल्चर को वो आराम से ले सकती है। हाईटेक पॉली हाउसेस उसमें आ रहे हैं। 100% 99% सब्सिडी उनमें है। जैसे 25 लाख का है तो उनको जस्ट 1-1.5 लाख बनना होता है। एग्रीकल्चर का जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है वो थोड़ी बहुत स्ट्रगल है। उसके बाद MSP का चक्कर रहता है। मार्केट में जो रेट मिले कभी कभार बहुत कम हो जाती है कि कॉस्ट ऑफ हार्वेस्ट इज मोर देन व्हाट दे विल गेट इन द मार्केट। कस्टम हायरिंग सेंटर्स में भी वीमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट्स हो। देखिए होइंग वो करती हैं, वीडिंग भी वही करती हैं, ट्रांसप्लांटिंग भी वही करती हैं, प्लांटिंग भी वही करती हैं। कश्मीर की वेजिटेबल्स उस वक्त आती है जब ऑल ओवर इंडिया टेम्परेचर्स बहुत हाई होते हैं, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री। तो उस टाइम हमारे कश्मीर की वेजिटेबल्स की बहुत ज्यादा मार्केट है। गवर्नमेंट ने एक स्पेशल पॉलिसी विमेन के लिए रखी है, दैट इज महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, जिसमें विमेन की स्किल बिल्डिंग हो रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। अच्छा, हमारी गर्ल स्टूडेंट्स ट्रैक्टर्स चला रही हैं, टिलर्स चला रही हैं। जो कुछ बैरियर्स हमने फिजिकल बैरियर्स रखे हुए हैं, इमोशनल बैरियर्स रखे हैं या सोसाइटल बैरियर्स रखे हैं जो जरूरी नहीं है। तो मैं तो कहूँगी, इफ यू हैव टेकन योर मील्स, थैंक द वुमन फार्मर। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पर 77% से ज़्यादा वुमेन फोर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में एंगेज है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कितना अहम ये वुमेन का रोल हमेशा से कश्मीर में एग्रीकल्चर में रहा है। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं तो वो है डॉक्टर रेहाना हबीब, जो एक प्रोफेसर है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी SCOST में, और डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन भी है। और इनका एक रिसर्च इंटरेस्ट भी रहा है वुमेन रोल इन एग्रीकल्चर। मैम, आपका वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। एक सेक्टर हमारा ऐसा है वो एग्रीकल्चर, जहाँ पर वुमेन का हमेशा से एक अहम रोल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वुमेन जो रोल है एग्रीकल्चर में उसको सही रिकॉग्निशन मिलती है कश्मीर में? जी, आप सही कह रहे हैं कि जो हमारे रूरल एरियाज है उसमें मोर देन 80% काम जो एग्रीकल्चर का है वो वीमेन कर रही है। तो मोर देन 80% वीमेन आर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। और जो उसमें एज कुछ लेबर कंपोनेंट भी हमारा आता है जो कि 40% है। तो ऑन द होल हम देखते हैं कि जो भी हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर है उसमें वीमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें ज़्यादा रहता है हमें लाइफ स्टॉक के साथ। मतलब जहाँ पे भी आप डेयरी देखेंगे तो जो डेयरी है या पोल्ट्री है ये ज्यादा वीमेन ही हमारी करती हैं। जो रूरल वीमेन है वो ही इसके साथ ज्यादा करती हैं। और जो कुछ चीजें हैं जिसको हम वेजिटेबल कल्टीवेशन कहते हैं, वो जिसको वो कहते हैं अपने उसमें, तो वेजिटेबल कल्टीवेशन में भी हमारा ज्यादा रोल वीमेन का रहता है। और जो हमारा जो मेन चीज हमारा है दान में जो पैडी कल्टीवेशन जिसे हम कहते हैं, उसमें जो ट्रांसप्लांटिंग होती है उस वक्त तो विमेन होती हैं। अब सिर्फ लैंड प्रिपरेशन जो दान है उसकी लैंड प्रिपरेशन में मर्द नजर आएंगे, मगर जो बाकी काम होता है उसमें वीडिंग में या ट्रांसप्लांटिंग में या हार्वेस्टिंग में और थ्रेशिंग में, तो उसमें ज़्यादा हमारा वीमेन फोर्स ही काम करता है। मगर ऑन द होल जैसे आप कहते हैं कि ये मर्द ही डोमिनेट कर रहे हैं या नज़र आते हैं, वो है कि जो ज़्यादा फिजिकल ज़्यादा जिसमें फिजिकल पावर ज़रूरत है तो उसमें हमारे मर्द लोग रहते थे। जैसे कि पहले प्लाउइंग होती थी थ्रू बुलॉक्स, मतलब ट्रैक्टर्स नहीं होते थे, तो बुलॉक्स को चलाने के लिए मतलब हल जोतने के लिए तो मर्द ही रहते हैं। और उस हिसाब से एक इमेज आ गई कि मर्द ही एग्रीकल्चर करते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी फार्मर की फोटो देखते हैं तो वो मोस्टली देखते हैं पुराने फार्मर्स की कि वो हल जोत रहे हैं, है ना, या सिकल को लेके हाथ में लेके खड़े हुए हैं। एक ऐसी इमेज थी। मगर जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो ज्यादा काम जो हमारा एग्रीकल्चर का है वो औरतें ही करती हैं। तो तभी इस साल 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वीमेन फार्मर्स रखा है, ताकि इनका जो काम है वो रिकॉग्नाइज हो, इनकी जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर में वो रिकॉग्नाइज हो। स्पेशली मतलब एग्रीकल्चर से फूड सिक्योरिटी, पहले फूड सिक्योरिटी ही था, अब हमने फूड सिक्योरिटी को थोड़ा ओवरकम कर दिया है, तो अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है। और जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो भी हमारी हाउस होल्ड वीमेन ही देखती है। कुकिंग के वक्त भी
या उसके बाद जो वैल्यू एडिशन है हमारा, पिकल्स बनाना है, जैम बनाना है, क्योंकि अब प्रोडक्शन सरप्लस है, या टाइमली उसको कैसे प्रिजर्व करना है, तो वैल्यू एडिशन में भी हमारी विमेन ही है। सो जो कुछ सेक्टर्स है जो बिल्कुल विमेन डोमिनेटेड है, जैसे वैल्यू एडिशन है, यही प्रिजर्वेशन वाला सेक्टर है, या डेयरी का सेक्टर है, पोल्ट्री का सेक्टर है। तो जो अब दूसरे सेक्टर्स है जिनमें हमें लगता था कि वीमेन ज्यादा नहीं करेंगी, पर उनमें वीमेन आ चुकी हैं, जैसे कि मशरूम कल्टीवेशन है। मशरूम कल्टीवेशन में ज्यादा हमारी बच्चियां ही कर रही हैं, लड़कियां कर रही हैं ज्यादा मशरूम कल्टीवेशन। उसके बाद अब आपको तो पता ही है कि इस टाइम हमारी बी क्वीन भी यहाँ से हैं, बहुत लड़कियां हनी बी मतलब बी कीपिंग के साथ कर रही हैं, हनी प्रोड्यूस कर रही हैं, उसको मार्केट कर रही हैं, सेल कर रही हैं। इसी तरह हमारा है फ्लोरिकल्चर सेक्टर में भी बहुत ज्यादा हमारी फीमेल्स आ रही हैं, लेडीज आ रही हैं, और मार्केटिंग तक जा रही हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन मार्केटिंग भी होती है, डिजिटल भी है, या फिर प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन में, या क्लाउड किचन्स आ गए हैं। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जहां हमारी एजुकेटेड नॉट ओनली रूरल बट अर्बन वीमेन भी आ रही हैं एग्रीकल्चर के इन सेक्टर्स में, बिजनेस के तौर पे, कमर्शियल एग्रीकल्चर के तौर पे, कमर्शियल फ्लोरिकल्चर के तौर पे, डेयरी फार्मिंग की तौर से, या मिल्क, जैसे अब डेयरी फार्मिंग होगी तो फिर उसका मिल्क का वैल्यू एडिशन, घी बना दिया, बटर बना दिया, या अच्छे तरीके पे उसको सेल कर दिया स्किम मिल्क के तौर पे। तो वीमेन आ रही है इसमें, इस टाइम मिल रही है प्रेजेंटली। अगर हम बात करेंगे जैसे कि ईयर भी वही है, रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है इस जो मेहनत आप बोल रही हो, डेटा जो बोल रहा है कि इतने 77% से ज्यादा वुमेन जो है एग्रीकल्चर में है, तो उनको कश्मीर में रिकॉग्निशन मिलती है उनके इस काम की? देखिए मैं बताती हूँ, वीमेन की सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज वो है कि उनके नाम पे जमीन नहीं है। तो फार्मर जब भी कोई पॉलिसीज लेनी है, कोई स्कीम लेनी है, तो पहले आपके नाम पे जमीन होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे पहले भी है, पूरे इंडिया में है, साउथ एशिया में है, प्रॉब्लम है कि लेडीज के नाम पे जमीन नहीं होता था। तो बीच में यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई थी कि उन्होंने थोड़ा उसके मतलब चार्जेस कम रखे थे, तो वीमेन के नाम पे हम लैंड ले रहे थे। तो अगर हमारा वुमन फार्मर है, मगर जब जमीन उसके नाम पे नहीं है तो उसकी वो से नहीं होता है, उसके उतना डिसीजन पावर नहीं होता है। मगर सबसे बड़ी बात है जो हमें इम्प्रूव करना है, या जो इस टाइम हो भी रहा है, कि औरतों के नाम पे, विमेन फार्मर्स के नाम पे पहले तो उनका जमीन होना चाहिए। अगर चाहे वो मार्जिनल फार्मर है या बड़ा फार्मर है, पहले तो उसकी लैंड होल्डिंग अपने नाम पे होनी चाहिए, और उससे उसके बाद उसमें एक मोटिवेशन पावर आ जाएगा, ये मेरा जमीन है, मुझे इस पे काम करना है, तो मुझे ऐसे करना है कि इसमें 100% मेरे को मतलब बेनिफिट्स आ जाए। अदरवाइज क्या होता है कि अगर वो वुमन फार्मर भी है, नाम उसके नाम पे जमीन नहीं है, उसका बेटा है, हस्बैंड है या भाई है, वो जमीन को उसको बेच देगा, उस पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना देगा या कुछ और, उसका डिसीजन होगा। मगर अगर वुमन फार्मर है, उसके नाम पे जमीन है, वो उस पे लोन ले सकती है या किसी स्कीम में अप्लाई कर सकती है। तो पहले सबसे बड़ी बात, हमारा जो डिसएडवांटेज यहाँ पे है वो है कि औरतों के नाम पे, उनके अपने नाम पे जमीन नहीं है। जब उनके नाम पे जमीन नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं, वो मजबूर होती है बाप, बेटे या भाई, जिसके भी नाम, नाना, दादा, जिसके भी नाम पे वो जमीन होगी, तो उसका एक से 100% से नहीं रहता है। तो वी हैव टू इम्प्रूव अपॉन इट, और थोड़ा गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही हैं उसके लिए। जैसे हमारे आपने बोला कि वुमेन का जो है एक अहम रोल है हर सेक्टर में, लेबर सेक्टर में या बाकी सेक्टर में, लेकिन फार्मिंग के डिसीजन सेक्टर में अभी वुमेन का उतना रोल नहीं है, जैसे कि आपने बताया। हाँ, जैसे अभी वो पोल्ट्री अगर करेगी तो उसमें डिसीजन लेगी, डेयरी में भी थोड़ा डिसीजन लेगी, मगर ऑन द होल जहाँ लैंड का मसला है वहां पे उसका डिसीजन नहीं हो सकता है। दूसरा, जो हमारे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत स्कीम्स ऐसी हैं हमारी गवर्नमेंट की जो लेडी फार्मर्स को आगे लाना चाहती हैं। जैसे अभी ड्रोन दीदी है, तो जो ड्रोन बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, तो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी हम लड़कियों को ही सिखा रहे हैं कि हम उनको ड्रोन्स दे रहे हैं, उनको ड्रोन्स का यूजेज सिखा रहे हैं, उनको ड्रोन पायलट्स बना रहे हैं, और वो जाके वो ड्रोन्स को यूज कर सकती हैं फॉर स्प्रेयर्स, स्प्रेइंग करना है तो मतलब वो उससे कमा सकते हैं। लाइक कि कहीं पे ऑर्चर्ड को स्प्रे करना होगा तो वो उसी ड्रोन दीदी से मतलब उसी को कांटेक्ट करेगा और वो स्प्रे करेगी। इसी तरह हमारे लाइवलीहुड मिशन जो है उसमें भी ज्यादा हम लड़कियों को ही एंगेज करते हैं, उन्हीं को सिखाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जिसमें जो भी स्कीम्स है उसमें फिक्स कोटा लेडीज के लिए है, वीमेन फार्मर्स के लिए है,
SC के लिए, ST के लिए, इसी तरह वीमेन फार्मर्स के लिए भी उसमें हमारे पास कोटा है कि हम ये वीमेन फार्मर को दें। कोई यूनिट देना है तो उसमें अगर 10 देने हैं तो 3 या 4 हमें एक्सक्लूसिवली वीमेन को देने हैं। तो ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज में उन्होंने ये रखा हुआ है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे कि अगर हम हिस्ट्री पे जाएंगे तो वुमेन का रोल क्या बिगिनिंग से ही एग्रीकल्चर में ऐसे ही रहा है जैसे कि प्रेजेंटली है, जैसे कि हम बोल रहे 70% से ज़्यादा है? कश्मीर की पर्टिकुलरली हम बात करेंगे, क्या वुमेन का हमेशा ही यही रोल रहा है एग्रीकल्चर में? देखिए, एग्रीकल्चर तब स्टार्ट हो, हम तो कहते हैं कि एग्रीकल्चर ने ही सिविलाइजेशन स्टार्ट की, क्योंकि नोमैड्स थे, लोग घूमते थे। जो हमारा पहली सिविलाइजेशन थी वो घूमती थी, नोमैडिक थी। तो जब उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया तो दैट मीन्स वो एक जगह रहने लगे। तो उन्होंने जमीन पे कल्टीवेट कुछ किया तो वो रहने लगे। तो बाय चांस क्या हो गया कि मेन वेयर हंटर्स, वो तो चले जाते, हंटिंग कर लेते, फॉरेस्ट में चले जाते, तो वीमेन स्टेड बैक। तो वीमेन ने ही एग्रीकल्चर को ज्यादा अच्छा से स्टार्ट किया। वेजिटेबल ग्रोइंग कर दी उन्होंने, सीड्स का आ गया। इवन आपको पता है सिल्क भी वीमेन प्रिंसेस ने ही उसी के उसमें चाय में कोकून गया और उसने बाद में उसको सिल्क देखा। तो देयर आर सो मेनी डिस्कवरीज एंड सो मेनी इफ यू स्टडी, तो वो विमेन ने ही किया है। और जो सीड को अगले साल के लिए बचा के रखना, चाहे वो वेजिटेबल का सीड है, मिलेट का सीड है, किसी का, वो भी विमेन ने ही किया है। अभी हाल ही में ग्लोबल विमेन कॉन्फ्रेंस हो गई थी और हमने वहां पे देखा कि जो विमेन फार्मर्स हैं, पद्मश्री मिला है, नेशनल अवार्ड्स मिले। उन्होंने एक हमारी एक मिलेट वाली है, उसने, उसके पास 165 सीड्स हैं, मिलेट्स के हैं, धान के हैं। तो वो उसने सेव किए हुए हैं, सेंचुरीज से हैं वो, 100 साल के हैं वो, 80 साल के हैं। तो विमेन टू विमेन ही दादी नानी ने ये जो स्टोरेज सिस्टम है बचाया है, सीड को बचाया है, पुराने सीड को बचाया है, नए सीड को। क्योंकि जब हम क्लीनिंग करते हैं, वीनिंग करते हैं, वो औरतें ही करती हैं, सीड को स्टोर करती हैं। इसी तरह जो वैल्यू एडिशन है हमारा, अचार बनाना, जैम, ये तो हेरिटेज है, साइंस बाद में आया। पहले इन्होंने हेरिटेज से औरतों ने ही स्टार्ट किया, अचार बनाना, जैम बनाना, जेली बनाना, जो भी है। फिर फूड टेक्नोलॉजी आ गई तो फूड टेक्नोलॉजी ने इसको इम्प्रूव किया। अदरवाइज पहले तो ये एक हेरिटेज ही था जो औरतों ने स्टार्ट किया कि किसी वेजिटेबल को, जैसे हमारे यहाँ कश्मीर में विंटर इज सीवियर, तो ये तो हमारे पुराने लेडीज ने ही किया कि अलहच बनाई, मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ वेजिटेबल्स, ताकि वो विंटर में सफाइस करे। चाहे वो अलहच है, रुआंगन हच है, वांगन हच है, तो वो अब हम इम्प्रूव कर रहे हैं। जब हमने फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी आ गई, इसमें हमने स्टडीज की कि कौन सा केमिकल यूज करना है, कहाँ नहीं करना है। हमने सोलर ड्रायर्स इंट्रोड्यूस किए, मटेरियल ऐसा, मतलब क्योंकि फिर ये बदनामी हो गई कि डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल से कैंसर होता है। फिर हमने उस पर काम किया, फिर देखा नहीं, अगर फंगल डिपॉजिट उस पर होता है तो उससे प्रॉब्लम है, तो फंगल डिपॉजिट नहीं हो, अच्छे से साइंटिफिकली कैसे ये डिहाइड्रेट हो जाए, कैसे सुखाई जाए, तो उस पर काम हुआ। मगर एक्चुअली जो ये आइडियाज आए, ये तो पहले वीमेन से ही आए। जो हमारी हाउस होल्ड लेडीज थी, चाहे रूरल थी चाहे अर्बन थी। इवन यहाँ पे आपको पता है वो कल्चर होगार्ड का है, फैरे का है। तो जो मतलब कि दैट मीन्स वैल्यू एडिशन ऑफ फिशेस, बिकॉज फिश इज अ लिविंग क्रिएचर, वो रहेगी नहीं ज्यादा। नहीं बिकी तो क्या करें, तो वो नहीं बिकी, कस्टमर नहीं आया, तो वो उसको पहले से ही सुखा लेते थे या स्मोक्ड फिश बना लेते थे। तो ये औरतों से ही आया है। और कुछ है जैसे पोल्ट्री, बिल्कुल ही औरतों का था, वही बैकयार्ड पोल्ट्री स्टार्ट हो गई। बैकयार्ड उन्होंने ही हैंड्स को या उनको पाला। फिर उसके बाद साइंस में इम्प्रूवमेंट्स हो गई, ब्रीड्स आ गई, कौन सी पोल्ट्री मीट के लिए है, एज चिकन जो जाए, या कौन लेइंग के लिए है, या कौन सी ब्रीड्स हम बनाए जो ड्यूअल पर्पस हो, दोनों उनका मीट भी अच्छा हो और उनकी एग प्रोडक्शन भी हो। उसमें फिर साइंस ने काम किया। जैसे कुछ ब्रीड्स यहाँ पे पहले KCLs आई, अब वनराजाज हैं और इम्प्रूव हो रही हैं ब्रीड्स, तो साइंस आ गया। मगर जो बेसिकली एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएशंस थी फार्मर्स में, वो ज्यादा विमेन की थी, क्योंकि मेन वेर हंटर्स और वो माइग्रेट कर रहे थे, या एज लेबर फोर्स मैन जा रहा है। जैसे अभी भी हमारे गाँव के सिनेरियोज है, यू विल फाइंड मेन एज लेबर्स इन अदर सिटीज, और स्टे बैक कर रही हैं वीमेन, उनका फार्म देख रही हैं वीमेन। तो वो
अब थोड़ा सा उनका होता है थोड़ा डिसीशंस में कि वो कहीं कहीं अब इतनी इम्प्रूवमेंट हो गई है कि डिसीजन मेकिंग भी औरतों का है, मगर हमें अभी लग रहा है कि जो लेक्यूना अगर है औरत को, जो अगर 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वीमेन फार्मर है, तो हमें एम्पावर करनी चाहिए वीमेन इन डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। इसमें अभी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। हमें हैंड होल्डिंग करनी है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, उनको मोटिवेट करना है, उनको ये देखना है कि गवर्नमेंट पॉलिसी से हम कैसे हेल्प करें कि वो एक डिसीजन मेकिंग में आगे आ जाए और लैंड होल्डिंग्स उनके नाम पे हो जाए। जैसे कि आपने बताया कि वुमेन का जो हम अपनी ऑडियंस के लिए उनको एक्सप्लेन करेंगे कि ड्राइड वेजिटेबल्स, ये पहले से ही वुमेन का रोल रहा है। ड्राइड वेजिटेबल्स इसलिए कि समर में वेजिटेबल्स को सुखाना ताकि विंटर स्टॉक रख सके, क्योंकि कश्मीर में एक्सटेंडेड विंटर होता था पहले, अब भी होता है लेकिन पहले ज्यादा होता था। तो स्नोफॉल को टैकल करने के लिए जैसे कि रोड बंद होते थे, दुकानें बंद होती थी, ताकि आपके घर पे फूड प्रिजर्व हो, तो इसलिए वो वेजिटेबल्स को ड्राई करती थी विंटर स्टॉक रखने के लिए। तो अब हम एक और क्वेश्चन पे आते हैं कि जैसे कि आपने बोला कि अब रिसेंट टाइम्स में वुमेन जो है, अब वो कश्मीर की बात करेंगे तो फार्मिंग को अब लाइवलीहुड बना चुके हैं, मतलब फार्मिंग से वो अर्न करते हैं। जैसे कि आपने बोला कि इंडोर मशरूम कल्टीवेशन होती है जी। आपने बोला कि हनी बी में वुमेन अच्छा करती है। तो इस चीज को जैसे कि मतलब और भी है, मतलब एक तो होता है कि एजुकेटेड मतलब लड़कियां जैसे कि फूड टेक्नोलॉजी में है या आपकी यूनिवर्सिटी में फार्मिंग में पढ़ती है, तो फिर लेकिन अगर हम देखेंगे कि जो घर पे औरतें हैं जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है, जो इलिटरेट है, लेकिन वो भी फार्मिंग से अर्न करती है, किचन गार्डन बनाती है। हमने रूफ टॉप फार्मिंग भी देखी कश्मीर में, कैसे कैसे कश्मीर में फ्लोरिकल्चर का यहाँ बहुत स्कोप है, क्रिएटिविटी फार्मिंग में दिखा रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि उस चीज को हमें किस तरीके से प्रमोट करना चाहिए और उन वुमेन को किस तरीके से हमें फर्दर सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े? हाँ, जो हमारा इस टाइम एक मिशन है HADP का, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान, तो उसमें 29 प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो वीमेन ले सकती हैं आराम से, जैसे यही ऑल द राउंड ईयर मशरूम कल्टीवेशन, कमर्शियल फ्लोरिकल्चर को वो आराम से ले सकती है। हाईटेक पॉली हाउसेस उसमें आ रहे हैं, 100% 99% सब्सिडी उनमें है। जैसे 25 लाख का है तो उनको जस्ट 1-1.5 लाख बनना होता है। तो ऐसी स्कीम्स बहुत हैं। तो मैं चाहूंगी कि गवर्नमेंट को उसमें जो हमारा परसेंटेज है विमेन के लिए वो बढ़ा दें। इसी तरह अपीडा का है, अपीडा में बहुत वो देते हैं, पॉली हाउसेस देते हैं या वैल्यू एडिशन की लैब्स देते हैं। वैल्यू एडिशन जैसे पिकल्स का, या तो वो फैक्ट्रीज बना सकती है हमारी लेडीज, तो उसमें भी विमेन कंपोनेंट का जो फिक्स्ड है वो बढ़ा दें। विमेन फार्मर्स की जो मतलब रिजर्वेशन है वो बढ़ा दें, वो हो सकता है, और ताकि वीमेन आ जाए। और हमारा जो एज डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन, तो इस साल हमने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स वीमेन फार्मर्स के लिए रखी हुई हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग की। और हम देख रहे हैं कि जो खुद से भी रूरल एरियाज में एंटरप्रेन्योर्स बनी है, एग्रीप्रेन्योर्स बनी है, और मे बी हमारे साथ कांटेक्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि इस साल हम सभी लेडीज का, जो भी जहाँ पे भी कोई छोटा सा यूनिट स्टार्ट कर रही है या बड़ा यूनिट स्टार्ट कर रही है, उनकी हम कैपेसिटी बिल्डिंग करें। इसी तरह हमारा जो एक HADP में प्रोजेक्ट है किसान खिदमत घर है, तो KKGs हमने बनाए हैं, उसमें कृषि उद्यमीज है। क्योंकि इस टाइम पहले तो हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में या एग्रीकल्चर कॉलेज में ज्यादा फीमेल्स नहीं आती थी, मगर अब हमारे जो ऑफिसर्स हैं, फीमेल ऑफिसर्स एग्रीकल्चर में या एनिमल हस्बेंड्री में, शीप हस्बेंड्री में बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया है। तो वीमेन फोक हमारा जो ऑफिसर में है, टेक्नोक्रेट्स जो हमारे हैं एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में, वो बढ़ गए हैं। तो उससे क्या होता है कि विमेन आ भी सकती हैं। इसी तरह फिर हमारी कृषि उद्यमीज जो उसमें है KKGs में, बहुत जगह हमारी लड़कियां हैं। तो उससे भी क्या होता है कि उनका जो फार्मर्स को इशू है, वैसे तो कृषि उद्यमी सभी के लिए है, जो भी फार्मर्स हमारे गाँव में हैं वो आए किसान खिदमत घर में, वहाँ उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनको वहाँ पे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बताते हैं। मगर जहाँ जहाँ कृषि उद्यमी हमारी फीमेल भी है, तो वहाँ पे एक फीमेल फार्मर के लिए ज़्यादा अच्छा है कि वो बड़े विदाउट एनी हेजिटेशन शी कैन कम एंड शी कैन कांटेक्ट। तो हमारी अपनी लेवल पे बहुत कोशिश है कि हम वीमेन फार्मर्स को आगे लाएं। और जो हमारा ऐसा होता है, सीइंग इज बिलीविंग, और मेरे से ज्यादा लेडी मोटिवेट नहीं होंगी जितना ये लेडी फार्मर से होंगी। तो व्हाट वी डू इज कि जो भी हमारी सक्सेसफुल वीमेन है,
एग्रीप्रेन्योर्स जो हैं, हम उनको जब भी हम वीमेन की ट्रेनिंग करेंगे या करते हैं तो हम उनको ले आते हैं और वो फिर अपना स्ट्रगल बताती हैं, पूरा अपना स्ट्रगल भी बताती है और फिर अपना अचीवमेंट भी बताती है। तो जो आगे ट्रेनीज होती हैं या जो दूसरी वीमेन फार्मर्स होती हैं वो भी मोटिवेट हो जाती हैं, क्योंकि स्ट्रगल तो है, चाहे मेल फार्मर है फीमेल फार्मर है, एग्रीकल्चर को कमर्शियल लेवल पे लाना, क्योंकि पहले तो एग्रीकल्चर सस्टेनेबल ही था, तो अब इसको कमर्शियल पे लाना, इसको एज ए बड़ी बिजनेस बनाना, तो इसमें बहुत स्ट्रगल है। मतलब जैसे एक किराना की दुकान खोल दी, वो एक अच्छा बिजनेस बना, पर एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि एक तो इनपुट्स का कॉस्ट बढ़ता है, लेबर बहुत एक्सटेंसिव, मतलब बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। तीसरा जो फार्मर हमारा फेस करता है वो वेदर वैगरीज है, तो मौसम की मार आ जाती है, और इसलिए एग्रीकल्चर का जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है वो थोड़ी बहुत स्ट्रगल है। उसके बाद एमएसपी का चक्कर रहता है, मार्केट में जो रेट मिले कभी कभार बहुत कम हो जाती है। कभी आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि कभी फार्मर्स वो चीज हार्वेस्ट ही नहीं करते, कि कॉस्ट ऑफ हार्वेस्ट इज मोर देन व्हाट दे विल गेट इन द मार्केट। तो वैसी चीजें तो एग्रीकल्चर में है, मगर फिर यही चीज जब वुमन फार्मर पे आ जाती है, वुमन एंटरप्रेन्योर पे आती है, वो थोड़ा सेंसिटिव होती है, वो उसको थोड़ा डिप्रेशन हो जा सकता है, या वो फिर डीमोटिवेट हो जाएगी। तो वहां पे हमें उसमें एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है उस वक्त, कि वो डीमोटिवेट ना हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भी विमेन फार्मर है या जो भी विमेन एग्रीप्रेन्योर है, वो पहले से ही प्लानिंग के साथ, चाहे अपने चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर या कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट के साथ जुड़े रहे, ताकि उसको पूरे एंटरप्रेन्योरशिप में, पूरे उस सीजन में उसको हर टाइम पे अच्छी सलाह मिले। ये बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि जब उसने प्रोड्यूस कर दिया फिर एंड में वो सोचेगी कि भाई ये क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं है। सो अगर हम अपने कृषि विज्ञान के एज डायरेक्टर एक्सटेंशन आई टेल देम कि जो भी आपके एग्रीप्रेन्योर्स हैं, एक तो हो गया फार्मर्स हैं, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है जो इसको पूरा कमर्शलाइज कर रहे हैं और जिनकी लाइवलीहुड, जो आपने बताया लाइवलीहुड इसी पे है, अब जो बिजनेस इसको ले रहे हैं, तो उनकी हैंड होल्डिंग हमने करनी है स्टार्ट से उनकी मार्केटिंग तक। हमारी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे हमारा एक HADP प्रोजेक्ट में ही है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। तो हम चाहते हैं कि जितनी भी हमारी इस साल स्पेशली 2026 में जितनी भी हमारी एग्रीप्रेन्योर्स फीमेल्स हैं, चाहे वो वैल्यू एडिशन में कर रही हैं, कोई नया इनोवेटिव स्टार्टअप्स उनका है, या वो हम बी कीपिंग में है, या इवन प्लांट प्रोपगेशन में है, कमर्शियल फ्लोरिकल्चर में है, वैल्यू एडिशन ऑफ फ्लावर्स भी हो रहे हैं आजकल। तो कश्मीर एज ए ब्रांड है, मगर उसके बाद अगर इसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, मान लीजिए प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते वो खराब हो गया, या उसका पैकेट कट गया, या इम्प्रेसिव पैकिंग नहीं होगी, तो वो उसकी मतलब सेल प्राइस अच्छी नहीं रहती। तो हम इसलिए स्ट्रेस कर रहे हैं इस टाइम पैकेजिंग पे हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स होती है। हमारे यहाँ फूड टेक्नोलॉजी का भी इंस्टीट्यूट है, हमारा यहाँ पे इकोनॉमिक्स का इंस्टीट्यूट है जो इन चीजों पे स्ट्रेस कर रहा है। हम उनको मार्केटिंग के बारे में समझा रहे हैं, और हम चूंकि इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ वीमेन फार्मर्स है, हमारी कोशिश है कि ऐसी ट्रेनिंग हम ज्यादा वीमेन को दे दें। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लाइमेट चेंज मतलब एग्रीकल्चर पे एक इम्पैक्ट है, विजिबल इम्पैक्ट है। तो वुमेन का जो रोल है वो एग्रीकल्चर में हमें पता है कि इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप एज ए कॉस्ट जो इंस्टीट्यूट है वो वुमेन को तैयार करती है क्लाइमेट रेजिलेंट फार्मिंग के लिए? हाँ, देखिए क्लाइमेट रेजिलेंट फार्मिंग के में पहले हमारे यहाँ पे पैकेजेस बनती थी एक नॉर्मल सी, पर अब हम यहाँ पे ड्राउट कंटिजेंट प्लान्स बना रहे हैं, कंटिजेंट प्लानिंग भी बना रहे हैं, और हम सभी फार्मर्स को इसमें ट्रेनिंग देंगे, तो विमेन को भी हम इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। और उन्हीं को, जैसे मैंने कहा ना, अब जो भी जाएगा आगे तो वो कृषि सखीज और पशु सखी से ही जा रहा है। तो पहले हमारे इधर एग्रीकल्चर फील्ड यूनिट्स होते थे, और वो ब्लॉक लेवल पे भी, मगर वो भी बंद हो गया। वो यही इंफॉर्मेशन वेदर की, वेदर फोरकास्ट की, एडवाइजरी की इस टाइम हमारे डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी से जा रही है, और उसकी HOD भी फीमेल ही है। तो मगर आगे जो ग्राउंड लेवल पे जाएगा ये कृषि सखी से ही जाएगा, तो वीमेन विल बी नेचुरली एसोसिएटेड विद इट। अगर हम सिकॉस्ट की बात करेंगे, सिकॉस्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है इस टाइम एग्रीकल्चर में, कश्मीर के एग्रीकल्चर में। तो वुमेन से लेकर, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि इस साल ये है कि वुमेन के इस
जो उनका एग्रीकल्चर में रोल है उसको एक सही रिकॉग्निशन मिले। तो उसके लिए क्या सिकॉस्ट कुछ करता है, लाइक जैसे कि सिकॉस्ट इवेंट्स करता है, जैसे कि वो सेमिनार्स करता है, अलग प्रोग्राम्स करता है, क्या कोई ऐसा प्रोग्राम सिकॉस्ट करता है जहाँ पर इस वुमन को उनके इस मेहनत को रिकॉग्नाइज किया जाए? हाँ, हम मोस्टली यहाँ पे प्रोग्राम्स कर लेते हैं, और हमने इस साल बहुत ज़्यादा एक तो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग पे हम काम करते हैं। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग मीन्स कि हम लेडीज़ को ज़्यादा आपको समझाते हैं, वीमेन एम्पावरमेंट पे भी हम बहुत ट्रेनिंग्स करते हैं, और हमने इस साल 2-3 कॉन्फ्रेंसेस रखी है जो वीमेन एम्पावरमेंट पे है, और जो बाकी भी इस साल बहुत सारी एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस वीमेन फार्मर्स पे काम करेंगी, और हमारी अपनी वीमेन एफपीओज हैं। जगरपुरा कुपवारा में हमारा वीमेन एफपीओ है, उसमें बहुत सारी वीमेन है जो इसमें जुड़ी हुई हैं, 100 वीमेन है। तो उसमें उनके अपने यूनिट्स हैं, जैसे कमर्शियल एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर के हैं, वेजिटेबल कल्टिवेशन के हैं, डिहाइड्रेशन के हैं, और कटिंग टेलरिंग का भी उनके पास है, प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन है उनके पास, और गार्लिक गर्ल भी हमारी उनमें से है जिसने गार्लिक पे बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन लिया था कुपवारा में। और इसके बाद हमारा वहाँ पे भी हनी बी कीपिंग भी है, एपीकल्चर के साथ भी हमारी वीमेन कर रही है, तो नर्सरी ग्रोइंग के साथ भी कर रही हैं। तो हम बहुत प्रोग्राम्स इस साल करेंगे इंशाल्लाह। आज हमने कृषि विज्ञान केंद्र को भी बता दिया है, क्योंकि ये ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर फॉर वीमेन फार्मर्स है, तो हमारा इस साल का जो भी एक्शन प्लान रहेगा वो ज़्यादा विमेन ओरिएंटेड रहेगा। जैसे कि हम एक और बात करेंगे कि अब तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, साइंटिफिक इंटरवेंशन आ गया है एग्रीकल्चर में, और जैसे कि वुमेन का रोल भी इसमें बढ़ रहा है, जैसे कि आपने बोला कि अब लाइवलीहुड में आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वुमेन को अभी भी चैलेंज है फार्मिंग में, मतलब चाहे वो मार्केटिंग में हो चाहे वो लेबर में हो, क्या उनको अभी भी चैलेंज है? हाँ, चैलेंज अभी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो मशीनरी बनी है उसमें कस्टम हायरिंग सेंटर्स हो, कस्टम हायरिंग सेंटर्स में भी वीमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट्स हो, तो क्योंकि हर एक फार्मर हर एक चीज़ को खरीद नहीं सकता है, तो हम कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर्स लगा रहे हैं। पर कस्टम हायरिंग सेंटर्स में अभी तक बड़ी बड़ी मशीनरीज आ रही है, हेवी मशीनरी आ रही है। हम चाहेंगे कि वीमेन फ्रेंडली मशीनरी आ जाए, ताकि वो जैसे कोनो वीडर्स हैं, छोटे छोटे वीडर्स हैं, जैसे पावर ये टिलर है, ऐसी ऐसी छोटी मशीनरी आ जाए जो वीमेन चला ले, वो मर्दों पे डिपेंडेंट ना हो। कि अब देखिए होइंग वो करती हैं, वीडिंग भी वही करती हैं, ट्रांसप्लांटिंग भी वही करती हैं, प्लांटिंग भी वही करती हैं, तो उनके लिए छोटा छोटा ऐसे इक्विपमेंट्स आ जाए, वीमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट्स आए, फार्मिंग गियर्स आ जाएं, या स्प्रेइंग में मतलब दे शुड हैव प्रोटेक्टिव गियर्स एंड ऑल, तो ताकि चैलेंजेस ओवरकम हो जाए। मैम, अगर हम देखेंगे तो कश्मीर में अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें, जैसे कि हम राइस कल्टीवेशन करते थे, तो जब वो प्लांटिंग करती थी वुमेन, तो वो फोक सॉन्ग्स भी गाती थी, जिससे कि एक मतलब एक ट्रेडिशनल माहौल बनता था। लेकिन दैट मीन्स जो वुमेन जो हमारी है वो ना कि लेबर के तरीके से एग्रीकल्चर में एक्टिव रही है, बल्कि इमोशनली उसके साथ कनेक्टेड रही है हमेशा से। तो आपको लगता है जो क्लाइमेट चेंज हमारे ऊपर आ रहा है, जो एग्रीकल्चर को इम्पेक्ट कर रहा है, वो इस जो इमोशनल रिलेशन है वुमेन का, वो उसमें भी चेंज देखने को मिलती है? हाँ, जैसे कि देखिए, जब ये सॉन्ग्स जो आए भी हैं, जो भी हम धान की कल्टीवेशन के वक्त जो वो गाना गा रहे हैं, मोस्टली वो वीमेन सेंट्रिक ही है जब भी हम उनका सुन रहे हैं। और ये सही है कि जब तब दान लगती थी, ट्रांसप्लांटिंग होती थी, तो वीमेन एक दूसरे को हेल्प करती थी। जैसे एक घर का जमीन है तो बाकी सभी आ जाते थे और फिर दूसरी जगह जाते थे। वो वैसे ही अब थोड़ा रिप्लेस हो चुका है, बिकॉज हम लेबर, बाहर वाला लेबर लगा रहे हैं उस वक्त। वीमेन भी अभी ज्यादा अवेलेबल घरों में नहीं है। मगर एक चीज है कि जहाँ पे भी है और अभी भी है कि वीमेन वो कर रही है, खुशी खुशी कर रही है, वो सबसे बड़ी बात है। कि ट्रांसप्लांटिंग एक बहुत बड़ा एक फेस्टिव सीजन सा होता है उस वक्त, जब दान की ट्रांसप्लांटिंग होती है और वो गाती हैं इमोशनली। अब मैं ये बता दूंगी कि जैसे इस साल हमें क्या हुआ था कि अभी जो फरवरी का महीना रहा, तो पिछले 5 महीने में बारिशें नहीं हुई थी, और फरवरी में टेम्परेचर्स बहुत हाई हो गए थे, 10 डिग्रीज अबव द नॉर्मल। तो हमने ड्रॉट कंटिजेंट प्लान बना रहे थे हम कि हो सकता है दान नहीं करना हो। तो मगर अब माशाल्लाह इस टाइम हमारा स्नोफॉल भी अच्छा हो गया, इरिगेशन मतलब रेनफॉल हो गई, तो दान चलेगा। मगर दान के
सिर्फ मतलब धान की ट्रांसप्लांटिंग में ही नहीं वीमेन इमोशनली कनेक्टेड है, वेजिटेबल सोइंग में, वेजिटेबल ट्रांसप्लांटिंग में, वेजिटेबल की डिहाइड्रेशन में भी है। और अगर क्लाइमेट चेंज से जो फर्क पड़ने वाला है वो दान पे है। मगर अगर दान नहीं करना है हमारे फार्मर्स ने, जहाँ जहाँ वो कन्वर्जन हो रहा है, वट एवर दियर रीजन्स, कि अब वहाँ पे सोर्स ऑफ इरिगेशन नहीं है, तो वहाँ एप्पल फार्मिंग हो रही है या ग्रेप्स की फार्मिंग होएगी या कीवी की प्लांटेशन होएगी या पिस्टैचियोज, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है। और हर ऐसे ऑर्चर्ड के साथ हमारी वीमेन एसोसिएट रह सकती हैं, चाहे वो एप्पल के साथ है, चाहे वो कीवी का करे वहाँ, या वेजिटेबल्स का करे। क्योंकि एक चीज़ मैं बताती हूँ कि कश्मीर की वेजिटेबल्स उस वक्त आती है जब ऑल ओवर इंडिया टेम्परेचर्स बहुत हाई होते हैं, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्रीज। तो उस टाइम हमारे कश्मीर की वेजिटेबल्स की बहुत ज़्यादा मार्केट है। इसी तरह जो हमारे कश्मीर का ये फ्लोरिकल्चर है, उस वक्त डेसिकेशन होती है, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर्स बाहर होते हैं या ह्यूमिडिटी होती है, तो उनके फ्लावर्स का वो मार्केट नहीं आ सकता, उस टाइम अवेलेबल ही नहीं है फ्लावर्स, तो उस वक्त हमारे होते हैं। तो वी हैव टू कैश अपॉन दैट कि जो हमारा सीजन है, नो डाउट हमारा विंटर थोड़ा हार्श है, मगर हमें इसकी एडवांटेजेस भी हैं। जो हमारा समर है उस वक्त हर जगह 45-50 डिग्री टेम्परेचर्स हो जाता है, 48-38, अबाउट 35 होता है, तो अबाउट 38 होता है, 40s में होता है, और डेसिकेशन जल्दी हो जाती है, ह्यूमिडिटी होती है। तो कश्मीर की जो वेजिटेबल्स उस टाइम की है, चाहे जो भी है उस वक्त, वो बाहर जा सकती है, उसका अच्छा मार्केट है। फ्लोरिकल्चर में अच्छा मार्केट है, कश्मीर के हनी का अच्छा मार्केट है। तो वो भी देखिए, हनी कश्मीर में पहले से है, तो वो भी इमोशनल कनेक्ट है हमारे फीमेल्स के साथ, पोल्ट्री के साथ है, मिल्क के साथ है, या जो मतलब मिल्क के तो बिल्कुल, गाय तो बिल्कुल, गाय का मालकिन तो बिल्कुल मालकिन ही है, घर की वो औरत ही उसकी ये है। और जब तक वो उसके पास नहीं जाएगी, हाइजीन उसकी नहीं ठीक करेगी, काउ शेड को साफ करेगी खुद से, वो बहुत इमोशनली कनेक्ट है गाय के साथ, बहुत ज्यादा। कौन सी पॉलिसीज होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से या इंस्टीट्यूट की तरफ से, ताकि हम जो वुमेन का ये कंट्रीब्यूशन है फार्मिंग में, उसको स्ट्रेंथन करें? गवर्नमेंट ने एक स्पेशल पॉलिसी विमेन के लिए रखी है, दैट इज महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, जिसमें विमेन की स्किल बिल्डिंग हो रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, और उनका जो भी एग्रीकल्चर में, उनके एंटरप्राइजेस में उनकी हेल्प हो रही है। तो ये स्पेशली फॉर विमेन है। तो ये एक दीनदयाल योजना थी, उसके अंडर इन्होंने एक सब कंपोनेंट रखा है विमेन के लिए। इसी तरह जो हमने बता दिया ड्रोन दीदीज के लिए, या कृषि सखीज, तो विमेन फार्मर्स के लिए, और जो बाकी भी स्कीम्स है, जैसे हमारे पास ट्राइबल सब प्लान आता है, तो उसमें भी हमें कुछ कंपोनेंट विमेन के लिए रखना होता है। या जो भी हमारे JKCIP है, उसमें भी हमारा प्रोजेक्ट में भी हमने विमेन फार्मर्स के लिए रखा है, और HADP में भी विमेन फार्मर्स के लिए रखा है। पर हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो अब इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ द विमेन है, कुछ नई पॉलिसीज आ जाएं, कुछ नए रिफॉर्म्स हो जाएं, जिससे हमारी विमेन फार्मर्स आगे बढ़े, मोटिवेटेड रहें, उनका कमर्शियल बिजनेस चले, और वो मतलब बैकग्राउंड में छुपी ना रहे, फोरफ्रंट पे आए, उनकी विजिबिलिटी हो और उनकी रिकॉग्निशन हो। लास्ट में हम कहेंगे कि आपके बारे में जैसे कि पढ़ा है कि आप डोर टूर गई है, जो हमारी कश्मीर की औरतें है या यंग लड़कियां है, आपने उनको मोटिवेट किया, फार्मिंग के लिए ट्रेनिंग दी है, तो आपको उस टाइम मतलब क्या लगा वुमेन के बारे में? वहाँ से आपको खुद क्या मोटिवेशन मिली, और आपको उनकी क्रिएटिविटी उनमें कितनी लगी आपको? कश्मीर में जो रेस्पेक्ट विमेन ऑफिसर्स को मिलता है, मुझे नहीं लगता वो कहीं और इतना मिलेगा, क्योंकि वो एकदम से बिलीव भी करते हैं कि ये इसने बात कही, ये सही है, दे टेक इट कि ये हमें करना चाहिए। somehow I have felt it, मुझे जो मेरी अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस रही है कि उन्हें लगता है कि ये सही बात है और हमें इसको फॉलो करना चाहिए। तो मैंने ये देखा हुआ है। तो इसी तरह अगर हम विमेन टू विमेन बात करते हैं, तो वो इजीली, क्योंकि आई एज ए वुमन इजीली अंडरस्टैंड करते हैं उनकी प्रॉब्लम, बिकॉज कल्चर हमारा सेम है। आप चाहे एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं, आपका फैमिली सेटअप सेम है, सारी सोसाइटी सेम है, तो हम इसलिए इजीली उनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उनको हम मोटिवेट भी कर लेते हैं। बिकॉज मैं चाहती हूँ, हम चाहते हैं कि हमारा जो विमेन फार्मर्स है वो पीछे ना रहे। चाहे विमेन स्टूडेंट्स हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज में आ रहे हैं, वेटरनरी में आ रहे हैं, वी एनकरेज देम। अभी मैं डीन एग्रीकल्चर थी, तो
I took the women, girls in the paddy field. नहीं, आप ट्रांसप्लांटिंग खुद करो, नर्सरी पहले शाई था, उसके बाद दे एंजॉयड, वो हार्वेस्टिंग भी उन्होंने की। अच्छा, हमारी गर्ल स्टूडेंट्स ट्रैक्टर्स चला रही हैं, टिलर्स चला रही हैं, क्योंकि मैं कंबाइन में चढ़ी, कंबाइन मैंने चलाया, ट्रैक्टर मैंने चलाया, तो वो एकदम मोटिवेट हो जाते हैं। वो जो एक बैरियर होता है, एक वो खत्म हो जाता है। मतलब, और ये जरूरी है, नॉट इन द बैड सेंस बट इन द गुड सेंस, वी नीड इट। कि जो कुछ बैरियर्स हमने फिजिकल बैरियर्स रखे हुए हैं, इमोशनल बैरियर्स रखे हैं, या सोसाइटल बैरियर्स रखे हैं जो जरूरी नहीं है, वो हमने हटाने हैं। एनकरेज करना है कि वो पूरा टोटली इसमें कोई मतलब शर्म की बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है कि अगर वीमेन फार्मर्स अपना पूरा काम खुद करवाएं, ट्रैक्टर खुद चलाएं, टिलर का खुद देखें, बुक कीपिंग खुद करें, बैंक पे खुद जाएं, अपने लोन स्टेटमेंट्स खुद रखें, मिडिलमैन पे डिपेंड ना करें, अपना एफपीसी बनाएं, अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, तो उससे क्या होगा कि उनकी एक से आ जाएगी, खुद ही वो डिसीजन मेकर्स बन जाएंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी हम कराएंगे, ट्रेनिंग्स हम उनकी कराएंगे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाए जहां वो ट्रेन हो जाएं। मतलब डीसी ऑफिस तक उनका एक्सेस होना चाहिए, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिस, चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिस। मतलब जब वो ये बैरियर खत्म कर देंगे कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं भाई को बोलूंगी, मैं हस्बैंड को बोलूंगी, तो उससे ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि जो भी ऑफिसेज हैं, अब मैं बताती हूँ कि वहाँ अब मोर देन 50% अब फीमेल्स ही हैं। आप किसी भी ऑफिस में जाएं, वहाँ पे ऑफिसर्स फीमेल्स हैं, वर्कर्स फीमेल्स हैं, बीडीओ हमारी फीमेल्स हैं, तहसीलदार बहुत फीमेल्स हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में फीमेल्स हैं। तो जो फीमेल फार्मर्स हैं, दे शुड बी फ्री टू गो टू दीज ऑफिसेज एंड गेट देयर। ऐसा नहीं है कि अगर मेल ऑफिसर है तो वो नहीं मतलब वो नहीं हेल्प करेगा, ही विल ऑल्सो हेल्प, ही विल बी कोरियल, ही विल बी। मगर जो खुद से एक हिचकिचाहट एक वीमेन फार्मर में होगी, वो जब वो देखेगी कि ऑफिस में भी फीमेल्स हैं, तो उससे उनका काम इजी हो जाएगा, या वो हेजिटेशन उनकी कम हो जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि वीमेन फार्मर्स बाहर आ जाएं, सारे जो ऐसे बैरियर्स हैं, सोसाइटल या फिजिकल बैरियर्स हैं जो उनको हिंड्रेंस कर रही है आगे बढ़ने में, वो खत्म हो जाए। और ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वीमेन फार्मर्स है, और अगर आज नहीं वो तोड़ेंगी तो तब और कभी नहीं हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे प्लेट पे खाना होता है शाम को, दिन में, उसमें वुमेन का, हाँ, उसमें वुमेन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि वुमेन ही जो है वो एग्रीकल्चर में एक बड़ा, या मतलब क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेशन उसका मेजर है, कंट्रीब्यूशन है, पार्टिसिपेशन है। जो आपके प्लेट तक खाना आया, हम तो कहते थे इफ यू हैव टेकन योर मील्स टुडे थैंक ए फार्मर, तो मैं तो कहूंगी इफ यू हैव टेकन योर मील्स थैंक द वुमन फार्मर। थैंक यू। तो ये थे प्रोफेसर रिहाना हबीब। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।